Hello friends, this is Sushant Tiwari and today in this video I am going to discuss the part 2 of chapter number 1 Challenges of Nation Building of Political Science Class 12th NCERT। पार्ट 1 हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट प्लस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस एंड अदर बेसिस। तो देखते हैं नेक्स्ट। इंडिया दो भागों में डिवाइडेड था। एक तो ब्रिटिश प्रोविंसेस होते थे, एक प्रिंसली स्टेट्स होते थे। तो ब्रिटिश प्रोविंसेस कौन से होते थे? जहाँ पे डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल होता था, जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी हो गई, ठीक है, आपका बॉम्बे प्रेसिडेंसी हो गई। तो ये सारे ऐसे एरियाज थे जहाँ पे डायरेक्ट ब्रिटेन का कंट्रोल होता था। फिर आते थे आपके प्रिंसली स्टेट्स बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, कुछ छोटे थे कुछ बड़े थे। तो इनको क्या था, इनको अपने इंटरनल अफेयर्स में थोड़ी सी ऑटोनॉमी मिली थी, बट दैट ऑटोनॉमी वॉज सब्जेक्ट टू ब्रिटिश सुप्रीमेसी। मतलब कि ब्रिटेन का ओवरऑल इन पे कंट्रोल रहता था, बट इंटरनल अफेयर्स में इनके थोड़े बहुत इनको ऑटोनॉमी मिली हुई थी। इसको ही हम बोलते हैं सुजरेनिटी और पैरामाउंसी। अब क्या होता है कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ से जाने लग गए तो जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस इन्होंने कहा था कि जो ब्रिटिश इंडिया है, जो ब्रिटेन की डायरेक्ट कंट्रोल में है, वो ये डिवाइड कर रहे थे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। बट इन्होंने कहा था कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उस पे ब्रिटेन की पैरामाउंसी जो है वो लैप्स हो जाएगी ब्रिटेन के जाने के बाद से। इसका मतलब ये था कि वो जितने छोटे छोटे प्रोविंसेस थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, जो प्रिंसली स्टेट्स थे जहाँ पे कोई राजा होता था, कोई नवाब होता था, कोई निज़ाम होता था, ठीक है, वो प्रिंसली स्टेट्स इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो ये इंडियन गवर्नमेंट के लिए, जो उस समय इंटरिम गवर्नमेंट इंडिया की फॉर्म हो चुकी थी, उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, ठीक है। तो क्या था, जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस इट वॉज अनाउंस्ड बाय द ब्रिटिश दैट विद द एंड ऑफ देयर रूल ओवर इंडिया paramountcy of the British Crown over princely state would also lapse. This means that all these states, as many as 560 in all, would become legally independent. तो जैसे ही क्राउन का इनके ऊपर से पैरामाउंसी हट जाएगा, लाप्स हो जाएगा, तो वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। और ये जो प्रिंसली स्टेट इंडिपेंडेंट होंगे, ये भारत के यूनिटी के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज था। सो द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक द व्यू दैट ऑल दीज स्टेट्स वर फ्री टू ज्वाइन आइदर इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट इफ दे सो विश। दिस डिसीजन वॉज लेफ्ट नॉट टू द पीपल बट टू द प्रिंसली रूलर ऑफ द स्टेट्स। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या व्यू था कि या तो ये लोग इंडिया को ज्वाइन कर लेंगे या पाकिस्तान को ज्वाइन कर लेंगे, या अपना ये फ्री भी रह सकते थे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अब हम देखते हैं कि मोस्टली जो स्टेट्स थे, मोस्टली जो प्रिंसली स्टेट्स थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा सभी से बात करके, जैसे हम देखते हैं कि सरदार पटेल ने सबसे बात करके उनको ये बोला कि आप एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन होता है उसको साइन कर दो, मतलब आप यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट बन जाओ। बट कुछ रूलर्स थे प्रिंसली स्टेट्स के जो जिन्होंने क्लियरली बोल दिया था कि नहीं, हम तो इंडिपेंडेंट होंगे, हमें अपना हमारा इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस चाहिए। तो इसमें एक रूलर ऑफ त्रावणकोर था, उसने कहा कि हमने डिसाइड किया है कि हमारा स्टेट इंडिपेंडेंट होगा। निज़ाम ऑफ हैदराबाद, जो कि चारों ओर से हैदराबाद पूरे इंडिया से घिरा हुआ था, ये भी कहता है कि मेरे को भी इंडिपेंडेंस चाहिए। रूलर लाइक नवाब ऑफ भोपाल, ये भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन करना नहीं चाहता था। तो दैट मीन इसका भी मन था कि ये अपना स्टेटस इंडिपेंडेंट रखे। अब गवर्नमेंट की क्या अप्रोच थी इन चीज़ों से डील करने के लिए? सो द interim government took a firm stance against the possible division of India into small principalities of different sizes. The Muslim League opposed the Indian National Congress and took the view that the states should be free to adopt any course they like. तो जो एंटरिम गवर्नमेंट थी इंडिया की, ये किस चीज़ के अगेंस्ट में थी? किसी भी तरीके के डिफरेंट डिफरेंट छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज़ बनने के, मतलब डिफरेंट डिफरेंट
स्टेट्स जो हैं छोटे छोटे वो इंडिपेंडेंट हो जाएं, तो वो इसके अगेंस्ट में थी। लेकिन मुस्लिम लीग का क्या कहना था? मुस्लिम लीग कह रही थी कि नहीं, वो कांग्रेस का जो व्यू था उसको अपोज कर रही थी। ठीक है। अब क्या होता है, हमें पता होता है कि सरदार पटेल वॉज इंडियाज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर ड्यूरिंग द क्रूशियल पीरियड इमीडिएटली फॉलोइंग द इंडिपेंडेंस। तो सरदार पटेल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होते हैं और साथ में ही होम मिनिस्ट्री का चार्ज उनके पास होता है। जस्ट बिफोर द जस्ट बिफोर द इंडिपेंडेंस उनके पास ये चार्ज होता है, और पोस्ट इंडिपेंडेंस भी उनके पास ये चार्ज रहता है। ही प्लेड अ हिस्टोरिक रोल इन नेगोशिएटिंग with the rulers of princely state firmly but diplomatically and bringing most of them into the Indian Union। तो बहुत ही फर्म स्टैंड लेकर इन्होंने जो रूलर्स मान रहे थे डिप्लोमेटिकली उनके साथ, और जो नहीं मान रहे थे उनके साथ भी थोड़े अलग मेथड्स यूज़ करके ज़्यादातर रूलर्स को वो इस बात पे एग्री करवा ले गए थे कि वो इंडियन यूनियन को ज्वाइन करेंगे। आज जो ये हमें इतना इजी लग रहा है, ये टास्क जो सरदार पटेल का था, वो टास्क इतना इजी नहीं था। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क था, और सच में एक बहुत ही स्किलफुल परसुएशन भी रिक्वायर्ड थी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि 26 स्मॉल स्टेट्स थे। आज का जो उड़ीसा है, आज उड़ीसा सिर्फ एक स्टेट है, बट उसमें ही 26 प्रकार के अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स थे। तो इनको एक अम्ब्रेला के अंडर में लाना एक बहुत बड़ा टफ टास्क था, जिसको सरदार पटेल ने पूरा किया। सौराष्ट्र एक रीजन है गुजरात में, यहाँ पर भी 14 बिग स्टेट्स थे, बड़े स्टेट्स थे, 14 बिग स्टेट्स, बट 119 स्मॉल स्टेट्स। इनको भी अपने फोल्ड में लाना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था। अब देखते हैं कि कंसिडरेशन ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जब इन प्रिंसली स्टेट्स से बात कर रही थी तो उसके क्या कंसिडरेशन थे? तो सबसे पहले उसके माइंड में गवर्नमेंट के ये था कि ज़्यादातर प्रिंसली स्टेट्स की जो जनता है वो इंडियन यूनियन में मर्ज होना चाहती है, इंडियन यूनियन का पार्ट बनना चाहती है। गवर्नमेंट फ्लेक्सिबल भी थी। फ्लेक्सिबल किस वजह से थी? कि चलो प्रिंसली स्टेट अगर इंडियन यूनियन को ज्वाइन करते हैं तो उनको कुछ प्रकार की ऑटोनॉमी दे दी जाए। तीसरा कंसिडरेशन इनके माइंड में ये था कि इंटीग्रेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ द टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ द नेशन हैड एज्यूम सुप्रीम इम्पोर्टेंस। तो जो टेरिटोरियल बाउंड्रीज थी, सबसे पहले फोकस उन पे करना था। अब हम देखते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कुछ नहीं होता है, बस एक पेपर, एक फॉर्म आप कह सकते हो होता था, जो इंडियन यूनियन प्रिंसली स्टेट्स के साथ साइन करती थी, और प्रिंसली स्टेट्स एग्री कर जाते थे इंडियन यूनियन का पार्ट बनने के लिए। अब उसमें कई सारे उनको ऑटोनॉमी भी उस समय दे दिया जाता था। So rulers of most of the states signed a document called the Instrument of Accession, which mean that their state agreed to become a part of the Union of India। ठीक है। तो बिफोर 15 अगस्त 1947 बहुत सारे मैक्सिमम नंबर ऑफ जो स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट्स, वो इंडियन यूनियन का पार्ट बनने के लिए रेडी हो गए थे। ठीक है। फिर एक्सेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स ऑफ जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर प्रूव मोर डिफिकल्ट देन द रेस्ट। तो ये 4 स्टेट्स ऐसे थे, प्रिंसली स्टेट्स, जिनका एक्सेशन उतनी आसानी से नहीं हुआ। ये देखते हैं हम इंडिया का मैप जो है बिफोर एंड आफ्टर पार्टीशन। ठीक है। कहाँ कहाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि कई सारे स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स, जहाँ पे समस्या ज़्यादा हो रही थी। तो आप यहाँ देखोगे हैदराबाद, ये चारों तरफ देखोगे आप तो इंडियन यूनियन से घिरा हुआ है, बट इसने भी कहा था कि ये इंडिपेंडेंट रहेगा। फिर आप देखेंगे यहाँ गुजरात में एक छोटा सा स्टेट था जूनागढ़, दिख भी नहीं रहा होगा, पता भी नहीं चल रहा होगा, ये जूनागढ़ था। तो जूनागढ़ भी कह रहा था कि वो इंडिपेंडेंट रहेगा। फिर कश्मीर का तो हम प्रॉब्लम अलग से पढ़ेंगे, अलग चैप्टर में, बट जम्मू एंड कश्मीर भी इतनी आसानी से रेडी नहीं हुआ मर्ज होने के लिए। एंड मणिपुर का भी केस थोड़ा सा अलग था। तो आइए देखते हैं। सो जूनागढ़ का तो मैटर बहुत मतलब कंपैरेटिवली कश्मीर से और मणिपुर से थोड़ा आसानी से सॉल्व हो गया।
सो जूनागढ़ का मैटर कश्मीर और हैदराबाद से आसानी से सॉल्व हो गया। तो क्या हुआ यहाँ पे प्लेबिसाइड हुआ और वहाँ की जनता ने बोल दिया कि वो इंडिया के साथ मिलना चाहती है। तो जूनागढ़ का विलय हो गया, मर्जर हो गया। हैदराबाद जो था, इसका मर्जर इतना आसान नहीं था। तो सबसे पहले तो ये बहुत सबसे लार्जेस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट था एंड वॉज सराउंडेड एंटायरली बाई द इंडियन टेरिटरी। सम पार्ट ऑफ द ओल्ड हैदराबाद स्टेट आर टूडेज पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। हैदराबाद का मर्जर इतना आसान नहीं था। हैदराबाद एक सबसे ज़्यादा बड़ा प्रिंसली स्टेट था। और जो पुराना हैदराबाद है, ये आज का हैदराबाद की बात नहीं कर रहे हैं, ये पुराना हैदराबाद स्टेट की बात हो रही है जहाँ पर निजाम का शासन होता था। वो आज के महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों को मिलाकर बना होता था। सो निजाम वांटेड एन इंडिपेंडेंट स्टेटस फॉर हैदराबाद। वो हैदराबाद के लिए इंडिपेंडेंट स्टेटस चाहता था। अब हम देखते हैं कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स ने साइन कर दिया था, मीन्स दे वर रेडी टू बिकम द पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन। बट हैदराबाद ने नहीं किया। तो हैदराबाद ने तब फॉर टाइम बीइंग स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया इंडिया के साथ इन नवंबर 1947 कि भैया एक साल तक हम डिसाइड जब तक कर रहे हैं या नेगोशिएशन हमारे बीच में चल रहा है तब तक के लिए स्टैंड स्टिल रहे। मतलब आप ना कोई एग्रेशन करो, ना मेरी तरफ से कोई आपके खिलाफ कोई काम हो। अब इसके बीच इसमें क्या हुआ, एक साल का स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था, लेकिन वहाँ की जनता जो है, निजाम के हैदराबाद की जनता, वो परेशान हो चुकी थी निजाम के शासन से, या बोल सकते हैं कुशासन से, मतलब मिस गवर्नेंस से। और उसने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया, एक पीपल्स का मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। अब मूवमेंट स्टार्ट कर दिया तो निजाम की जो पर्सनल पैरामिलिट्री थी, रजाकार्स, उन्होंने लोगों पर एट्रोसिटीज़ कमिट करना स्टार्ट कर दिया। और ये एट्रोसिटीज़ जो थी वो कम्युनल नेचर की थी। मोस्टली रजाकार्स जो थे वो वहाँ पर उनमें। अब निज़ाम ने क्या किया, निज़ाम ने पीपल्स के मूवमेंट को क्रश करने के लिए अपनी पैरामिलिट्री फोर्स रजाकार्स की उसको यूज़ करना शुरू कर दिया और लोगों पे एट्रोसिटीज़ कमिट करना शुरू कर दिया। अब जब ये देखा, और इन एट्रोसिटीज़ का नेचर बहुत कम्युनल था, मर्डर, रेप, सब कुछ, सारे क्राइम हो रहे थे इन रजाकार्स के द्वारा, निज़ाम की पैरामिलिट्री के द्वारा। एंड मोस्टली ये लोग जो अपना टारगेट बनाते थे वो नॉन मुस्लिम्स को बनाते थे। हैदराबाद की जो नॉन मुस्लिम जनता थी उसको बनाते थे। सितंबर 1948 में इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब मामला जो है इंडियन आर्मी को सौंप दिया जाए। और जैसे ही इंडियन आर्मी आती है, कुछ दिनों के बाद हैदराबाद का एक्सेशन इंडिया में हो जाता है और निज़ाम सरेंडर कर देता है। अभी आप फोटो देख रहे हैं, यहाँ पे सरदार पटेल है और ये निज़ाम है, सरदार पटेल एंड निज़ाम। तो ये बाद में सरेंडर कर देता है। लेकिन इसने जिस तरीके के एट्रोसिटीज़ कमिट किए इसकी फोर्स ने, रजाकार्स की, वो सच में बहुत ही हॉरिफिक था। महिलाओं पर अत्याचार, पुरुषों को जो नॉन मुस्लिम्स मिले उन सबको मार दिया गया। ये है सरदार पटेल और ये है हैदराबाद का निज़ाम। इसकी आर्मी ने, पैरामिलिट्री जो रजाकार्स थे, उन्होंने वहाँ की जनता, जो नॉन मुस्लिम जनता थी, उस पर बहुत एट्रोसिटीज़ कमिट किए। देखते हैं, मणिपुर का केस बिल्कुल डिफरेंट था। सो अ फ्यू डेज बिफोर इंडिपेंडेंस द महाराजा ऑफ मणिपुर बोधचंद्र सिंह signed the instrument of accession with the Indian government on the assurance that the internal autonomy of Manipur would be maintained। तो महाराजा जो मणिपुर के थे उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कर दिया। तो महाराजा का नाम याद कर लेंगे, बोधचंद्र सिंह। ठीक है। अब क्या होता है, अंडर द प्रेशर ऑफ पब्लिक ओपिनियन महाराजा हेल्ड इलेक्शंस इन मणिपुर इन जून 1948 एंड द स्टेट बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो उन्होंने इलेक्शन करा दिए और लेजिस्लेटिव असेंबली शुरू कर दी। एंड मणिपुर क्या बन जाता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडिया टू होल्ड एन इलेक्शन बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है।
अब क्या होता है जब लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मणिपुर बनती है इलेक्शंस के बाद, तो वहाँ पर पार्टियों के बीच में बहुत डिफरेंसेस हो जाता है किस मुद्दे को लेकर, मर्जर ऑफ मणिपुर विद इंडिया। तो स्टेट कांग्रेस जो होती थी वो मर्जर चाहती थी और अदर पॉलिटिकल पार्टीज मर्जर नहीं चाहती थी। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बट सक्सीडेड इन प्रेशराइजिंग द महाराजा इनटू साइनिंग अ मर्जर एग्रीमेंट इन September 1949 without consulting the popularly elected legislative assembly of मणिपुर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी तरीके से महाराजा को मना लिया कि भाई आप मर्जर एग्रीमेंट साइन कर दो। कब? सितंबर 1949 में। तो इन्होंने, महाराजा ने एक मर्जर एग्रीमेंट साइन कर दिया 1949 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। और इसकी वजह से मणिपुर में बहुत लोगों के बीच में एंगर एंड रिसेंटमेंट उस समय हुआ। तो उसके कभी कभी रिपरकशन हम आज भी देखते हैं, बट अभी वो रिपरकशन बहुत कम है। अभी जो प्रेजेंट में मणिपुर में हो रहा है वो लड़ाई थोड़ी सी डिफरेंट इशू की है, वो हम किसी और अलग वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अब आता है कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। जब हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद उसके सामने चैलेंज था कि हम स्टेट्स को फिर से कैसे कॉन्स्टिट्यूट करें, कैसे उनको रीऑर्गेनाइज करें। तो ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट फॉर्मेशन ऑफ स्टेट आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल हैड बीन प्रॉमिस। तो हमारे जो हम कह सकते हैं कि जो फ्रीडम फाइटर्स थे या जो मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट को लीड कर रहे थे, उन्होंने ये डिसाइड किया था कि जब भी हमें इंडिपेंडेंस मिलेगी तो हम, हमारे जो राज्य होंगे, जो स्टेट्स होंगे, वो लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल के बेसिस पे, मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे बनेंगे। बट अब मुद्दा आता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट का। अब आज़ादी के बाद में जो मुद्दा एक, वन ऑफ द इशू आता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स का। आज़ादी के बाद हमारे पास जो एक मुद्दा और इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। अब हम देखते हैं नेशनल मूवमेंट के दौरान जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि जब भारत आज़ाद हो जाएगा तो स्टेट्स का फॉर्मेशन लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल के आधार पर होगा, मतलब लैंग्वेज के आधार पर होगा। कांग्रेस के नागपुर सेशन में 1920 में ये डिसाइड किया गया था कि जो कांग्रेस का स्ट्रक्चर होगा वो लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बेसिस पे होगा। मतलब उन्होंने अपने आप को रीऑर्गेनाइज करना उसी समय से शुरू कर दिया था, कांग्रेस पार्टी के स्ट्रक्चर को लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बेसिस पे। बट जब हमने देखा इंडिपेंडेंस के दौरान हमारा कंट्री का, हमारी पार्टीशन हुआ, तो इससे सभी लीडर्स के मन में एक अप्रहेंशन था कि फर्दर अगर हम लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल के बेसिस पे स्टेट्स को बनाएंगे तो सोसाइटी में और डिवीज़न क्रिएट होगा। तो इसकी वजह से इस इशू को थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया गया। बट इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है, तेलुगु स्पीकिंग एरिया जो ओल्ड मद्रास प्रोविंस का होता है वहाँ पर एक विशाल आंध्रा मूवमेंट शुरू हो गया टू डिमांड अ सेपरेट आंध्र प्रदेश, ठीक है, फॉर तेलुगु स्पीकिंग पीपल। तो मद्रास प्रोविंस का जो तेलुगु स्पीकिंग एरिया है वहाँ पर सेपरेट आंध्र प्रदेश बनाने के लिए एक मूवमेंट शुरू हो गया। इसको हम बोलते हैं विशाल आंध्र मूवमेंट, ठीक है। अब ये जो ओल्ड मद्रास प्रोविंस था वो आज प्रेजेंट डे का तमिलनाडु, पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, केरला एंड कर्नाटका से फॉर्म होता था, ठीक है। अब जब मूवमेंट चल रहा था तो सेंट्रल गवर्नमेंट इनडिसिसिव थे, मतलब कुछ डिसीजन ले नहीं पा रही थी। हुआ क्या कि उस समय इस मूवमेंट के लीडर, मूवमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के एक लीडर थे पोटी श्रीरामुलु। वो एक कांग्रेस लीडर थे और वेटरन गार्डियन थे। उनकी इनडेफिनिट फास्ट से, उन्होंने इनडेफिनिट फास्ट किया जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। 56 दिन के फास्ट के बाद, 56 दिन के उपवास के बाद उनकी डेथ हो जाती है। इसकी वजह से क्या हुआ, एक बिल्कुल आउटबस्ट हो जाता है आंध्रा रीजन में। एंड फाइनली प्राइम मिनिस्टर को अनाउंस करना पड़ता है दिसंबर 1952 में एक सेपरेट आंध्रा का फॉर्मेशन। अब हम जब देखते हैं कि आंध्र प्रदेश बन गया तो बाकी अदर स्टेट्स की भी डिमांड बढ़ने लग गई, ठीक है, कि उनका भी डिमांड आने लग गया। अब जब हम देखते हैं कि सेपरेट आंध्र प्रदेश बन गया तो बाकी भी रीजन में
सेपरेट स्टेट्स की डिमांड बढ़ने लग गई। तो इसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन अपॉइंट किया 1953 में। अब जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन अपॉइंट किया तो उसकी रिपोर्ट में क्या था, उसकी रिपोर्ट कहती है कि 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज होनी चाहिए, और उसी को बेसिस बनाकर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ, जिसकी वजह से 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज एग्जिस्टेंस में आए। 1960 में महाराष्ट्र एंड गुजरात। अब हम देखते हैं कि कुछ और जो फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स होता है लिंग्विस्टिक बेसिस पे। तो महाराष्ट्र एंड गुजरात 1960 में दो स्टेट बनते हैं, किससे? बॉम्बे स्टेट से। पंजाब में हम देखते हैं कि दो लिंग्विस्टिक ग्रुप थे, एक तो हिंदी स्पीकिंग, एक पंजाबी स्पीकिंग। तो पंजाबी स्पीकिंग लोगों ने डिमांड करी कि उनका एक सेपरेट स्टेट बन जाना चाहिए। मतलब उनकी ये जो डिमांड थी वो 1956 से थी, लेकिन स्टेटहुड जो उनको मिला वो 1966 में मिला। तो दैट इज़ 1966 में उन लोगों को स्टेटहुड मिला। और कैसे मिला स्टेटहुड? हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश जो हिंदी स्पीकिंग एरिया था उनको लार्जर पंजाब से सेपरेट कर दिया गया। ठीक है, तो पंजाब से हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश को सेपरेट कर दिया गया। तो जो नया पंजाब स्टेट बनता है वो 1966 में बनता है। मेघालय वॉज कार्व्ड आउट ऑफ असम इन 1972। मणिपुर एंड त्रिपुरा टू एमर्ज एज अ सेपरेट स्टेट इन द सेम ईयर। मतलब मणिपुर और त्रिपुरा भी 1972 में एग्जिस्टेंस में आ जाते हैं। द स्टेट ऑफ मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश केम इन टू बींग इन 1987। नागालैंड 1963 में ही एग्जिस्टेंस में आ जाता है। अब हम देखते हैं कि सिर्फ लिंग्विस्टिक बेसिस ही, उसके बाद हम देखते हैं कि लिंग्विस्टिक बेसिस वाज नॉट ओनली बेसिस टू फॉर्म द स्टेट। तो हम देखते हैं 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड का क्रिएशन होता है, और उसके रीजन अलग थे। Later we have seen that language was not only the basis of formation of state। ये हमें दिखता है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड के फॉर्मेशन में जो 2000 में हुआ था। तो इन स्टेट्स के फॉर्मेशन के अलग अलग बेसिस थे, कल्चरल, रीजनल एंड ज्योग्राफिकल भी इसका बेसिस था। फिर तेलंगाना 2014 में एग्जिस्टेंस में आता है, आंध्र प्रदेश से अलग हो जाता है। अभी हमारे पास कुछ और स्टेट्स की भी डिमांड चल रही है कि उनको भी सेपरेट कर दिया जाए। तो विदर्भा महाराष्ट्र से, हरित प्रदेश जो कि वेस्टर्न रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश है उसको हरित प्रदेश बना दिया जाए, एंड नॉर्दर्न रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल से भी सेपरेट स्टेट की मांग चलती रहती है। तो अब आगे देखते हैं, दिस इज़ इन द वॉर्म ऑफ फ्यूचर, कि इन स्टेट्स का क्या होता है। थैंक यू। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। हम पूरा पॉलिटिकल साइंस का अपना सिलेबस यूईटी का कवर करेंगे इस चैनल पे। आप सो दिस इज़ फॉर टुडे। हेलो फ्रेंड्स, तो ये रहा आपका चैप्टर 1। सो नाउ इट हैज़ बीन completed एंड वी विल बी स्टार्टिंग विद द सेकेंड चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड प्लीज़, तो ये रहा आपका चैप्टर 1, चैलेंजेस ऑफ। तो ये रहा आपका चैप्टर नंबर 1, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। इसके बाद हम चैप्टर 2 शुरू करेंगे और सीयूटी का हम पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे। एंड प्लीज़ प्लीज़, ये रहा आपका चैप्टर 1 कंप्लीट होता है यहाँ पर, और इसके बाद हम चैप्टर 2 शुरू करेंगे। एंड आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।